तो हम देखेंगे आज बेकेट, चर्च और हेनरी सेकंड। ये खास हेनरी सेकंड के दौर में एक घटना हुई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। जब हेनरी सेकंड राजा बना था तो 1154 में उसका राजरोहण हुआ था। और उसका जो राजरोहण किया था वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी ने किया था, जो उस समय थियोबर्ट था। यानी ये आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी एक पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है ये एक चर्च होता है। चर्च का जो आर्क बिशप यानी सबसे बड़ा बिशप को आर्क बिशप कहते। तो उस समय थियोबर्ट था हेनरी के शासन में। जब थियोबर्ट की मौत हो गई थी तो हेनरी ने बेकेट को बना दिया आर्क बिशप। बेकेट इसका दोस्त था, तो हेनरी सेकंड को लगा कि बेकेट इसकी बात सुनेगा, जो भी बात हेनरी कहेगा तो बेकेट उसको मान लेगा। तो इसको देखते हुए जो हेनरी सेकंड है उसने बेकेट को आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बना दिया। जैसे कि हेनरी को लगा था कि ये यस मैन होगा, बेकेट उसके लिए यस मैन होगा। लेकिन किसी को भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि बेकेट एक ऐसा आदमी है जो कि अपना दिमाग खुद चलाता है, वो किसी दूसरे की बात में नहीं आता है। तो आगे वाले एक घटना हुई जिसमें साबित भी हो गया कि बेकेट ने अपना दिमाग खुद चलाया। वो कैसे हुआ देख लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ होती है क्लर्क, यानी कि जो क्लर्जी है, क्लर्जी को हम समझ लेते हैं। क्लर्जी क्या होते हैं? जो मिडीवियल पीरियड को देख रहे हैं हम, ये मिडीवियल पीरियड है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिडीवियल पीरियड में क्लर्जी, क्लर्जी यानी जो धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको क्लर्जी कहते हैं। जो चर्च में काम करते हैं, चर्च में, चाहे वो बिशप हो गए या आर्क बिशप हो गए। तो क्लर्जी इस समय जब हेनरी सेकंड की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 1/6 हिस्सा थी। 1/6 पॉपुलेशन का हिस्सा क्लर्जी से भरा हुआ था। ठीक है, तो क्लर्जी 1/6 तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब के सब चर्च में काम करते थे, ऐसा भी नहीं है। इनमें से कुछ ही लोग काम करते थे, बाकी तो वैसे लेमैन जिनको कहते हैं, सामान्य व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने बस अपने आप को क्लर्जी मान रखा था, तो इसको क्लर्जी की कैटेगरी में इनको रखा जाता था। अब इनको कुछ फ़ायदा भी मिलता था क्लर्जी के साथ, कुछ जैसे इनको प्रिविलेज मिलते थे इनको। जैसे कि क्या प्रिविलेज मिलता था? एक इनको प्रिविलेज ये मिलता था कि इनके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, कोई इन्होंने क्राइम कर दिया है, तो क्राइम का जो कोर्ट होगी, जो इनको सज़ा देगी, वो कोर्ट कौन सी होगी? इक्विलेस्टर कोर्ट। अब ये इक्विलेस्टर कोर्ट क्या होती है? पहले हम समझ लेते हैं, एक दो तरह की कोर्ट होती है, एक इक्विलेस्टर कोर्ट और एक सामान्य कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल और सिविल कोर्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये दो कोर्ट होती है। तो इसमें क्या है कि ये जो सामान्य नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए इस तरह की कोर्ट होती है, लेकिन जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए ये वाली कोर्ट होती है, इक्विलेस्टर कोर्ट। अब इक्विलेस्टर कोर्ट में क्या है कि ये जो कोई भी 1/6 जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो क्लर्जी है, तो कोई भी क्राइम करेगा तो उनका केस कौन सुनेगा? इक्विलेस्टर, ये वाली कोर्ट सुनेगी उनका काम। और बाकी लोग जो किसान हैं, जो सेना में काम करते हैं, ऐसे लोग कौन, उनका कंप्लेन कहाँ जाएगी? उनकी कंप्लेन क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में जाएगी। तो यहाँ पर हुआ दिक्कत शुरू, और दिक्कत कैसे हुई? एक केस हुआ यहाँ पर, केस हुआ इसका। एक एक व्यक्ति था, फिलिप डी ब्रूस। ये क्या था? ये एक पादरी था। फिलिप एक पादरी था। उसने क्या किया? उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने एक नाइट की हत्या कर दी, यानी एक योद्धा की उसने हत्या कर दी। एक सिपाही की उसने हत्या कर ली। एक सिपाही की हत्या कर ली किसने? फिलिप ने, जो कि क्या था? एक पादरी था। अब जब उसने हत्या कर दी तो केस कहाँ गया? उसका केस यहाँ गया एक्लेस्टा कोर्ट में, क्योंकि वो पादरी था तो उसका केस यहाँ गया। अब हुआ ये कि उसको छोड़ दिया गया, एक्विट हो गया वो एक्विट हो गया, वो उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो ये जो हेनरी, वो गुस्सा हो गया। हेनरी हो गया गुस्सा। उसने कहा कि क्योंकि इसने तो क्राइम किया है, जब क्राइम किया है तो इसको क्यों छोड़ा गया? तो हेनरी को गुस्सा आ गया। तो हेनरी ने कहा मैं इस सिस्टम को ख़त्म करके रहूँगा, यानी कि अब ये एक्लेस्टर कोर्ट को ख़त्म करूँगा मैं। तो उसने कुछ कदम उठाए, जैसे कि उसने कहा है, उसको कदम उठा रहा था, लेकिन बेकेट जो आर्क बिशप था उसका, क्योंकि आर्क बिशप इनका लीडर है। जो 1/6 पॉपुलेशन है क्लर्जी का, उनका लीडर कौन है? आर्क बिशप। क्योंकि सबसे बड़ा पादरी आर्क बिशप तो है। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हो, सबसे बड़ा पादरी ये था वो पूरे इंग्लैंड का। तो उसको लग गया कि उसकी जो विशेषाधिकार है वो छिनने वाला है। तो उसने उसने क्या किया? उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। उसने कहा है कि चलो मैं फिलिप को भेज देता हूँ देश से बाहर, इसको भगा देता हूँ मैं, यानी कि बैनिशिंग कर देता हूँ इसको, इंग्लैंड से बाहर मैं भेज दूंगा और ये मामला ख़त्म हो जाएगा।
अब हुआ ये, हेनरी ने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है, इस काम को, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसको तो हम भेज देंगे, लेकिन दूसरे भी कोई पादरी अगर आगे कोई ऐसे काम करेगा तो फिर उसको छूट दे मिल जाएगी। तो हेनरी ने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ करके ही रहूँगा, इसको मैं ख़त्म करके रहूँगा। तो उसने एक निकाला, कानून निकाला उसने, हेनरी सेकंड ने। और हेनरी सेकंड ने कानून क्या निकाला, उसने कहा कि ये जो भी अब क्लर्जी है, क्लर्जी के अगर कोई ऊपर कोई क्रिमिनल आरोप लगता है तो उसका जो सुनवाई होगी वो यहाँ होगी, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में। जो सब लोगों के लिए होता है वो क्लर्जी के लिए भी होगा। तो नहीं, जो क्लर्जी थे वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं मानने वाले। और जो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी था, बेकेट, वो भी इनके साथ खड़ा हो गया, क्लर्जी के साथ। तो आर्क बिशप ने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि नहीं, मैं अपने क्लर्जी लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। तो ये अब फंस गया चीज़ें, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि दोनों के दोनों अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे थे। हेनरी सेकंड भी पीछे नहीं हट रहा था और ये आर्क बिशप भी पीछे नहीं हट रहा था। अब कई महीनों तक बातचीत होती रही, कई महीनों की बातचीत होती रही। उसके बाद एक निकाला हेनरी ने, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलेडोन। उसमें उसने कहा कि बहुत हो गया, अब तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं राजा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तुम मेरी बात मानो बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो उसने यही कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलेडोन में। तो बिशप ने कहा नहीं, हम नहीं मानने वाले। लेकिन बेकेट ने पता नहीं उसको क्या हुआ उसके दिमाग में, उसने कहा ठीक है। उसने अपने क्लेजी लोगों को कहा कि चलो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा है, वो सबसे बड़ा है, हमसे कुछ भी करा सकता है। तो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी ने साइन कर दिया इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलेडोन में उसने साइन कर दिया। ठीक है, उसने जब साइन किया तो उसने कुछ एक ऐसी काम उसने और किया। उसने क्या किया, उसने वो पश्चाताप करने के लिए वो उसमें बैठ गया, अनशन में बैठ गया। पश्चाताप, पश्चाताप, अब पश्चाताप क्यों करेगा वो? पश्चाताप क्यों करेगा? पश्चाताप इसलिए करेगा क्योंकि उसको लगा कि उससे जो ये कानून में साइन कराया गया वो जानबूझ के कराया गया, उसके जो जो उसके धर्म के खिलाफ जाके उसने ये साइन किया। तो उसने इसी का पश्चाताप के लिए उस अनशन में बैठ गया। जब उसके इस पश्चाताप की बात जब बाहर निकली, खबर पहुंची, तो किंग तक ये बात पहुंची हेनरी सेकंड के पास। तो हेनरी सेकंड और ज़्यादा खफा हो गया। उसने कहा ये तो उसके साथ धोखेबाजी हो गई है। हेनरी सेकंड को ऐसे लगा, हेनरी सेकंड को लगा उसके साथ धोखेबाजी कर ली है। किसने की है? बेकेट ने उसके साथ धोखेबाजी कर ली है। अब यहाँ पर एक चीज़ हुई कि बेकेट ने क्यों किया होगा पश्चाताप, कोई क्लियर आंसर नहीं है अभी तक। लेकिन इतना कह सकते हैं कि बेकेट, हो सकता है कि उसने जानबूझ के किया हो। और जानबूझ के उसने करने का मतलब ये, क्योंकि उस समय ऐसा था ना, चर्च एक एक ऐसी बॉडी थी, चर्च जो पूरे यूरोप में बहुत पावरफुल हुआ करती थी। तो उसको लगा होगा कि अगर वो पश्चाताप करेगा तो हेनरी सेकंड अपने जो कदम है उसको वापस खींच लेगा। लेकिन हेनरी सेकंड ने ऐसा नहीं किया। और जो हेनरी सेकंड है उसने जो पैकेट है उसके ऊपर टीचरी का आरोप लगा दिया, यानी टीचरी का आरोप लगा दिया, उसके विश्वासघात का आरोप लगा दिया पैकेट के ऊपर। और उसके रिवेंज की उसने कर दिया, उसने कहा मैं इससे रिवेंज लेके रहूँगा इस बैकेट से, इसने मेरे साथ टीचरी की है। तो बैकेट क्या है, वो भाग गया, वो फ्रांस में जाके भाग गया। अब वो कई समय तक फ्रांस में रहा और दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई। हेनरी सेकंड के ऊपर काफ़ी दबाव बन रहा था, क्योंकि हेनरी सेकंड की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। बेकेट, उसका जो आर्क बिशप है, जब भाग गया था तो हेनरी सेकंड के लिए दिक्कत शुरू हो गई थी। दिक्कत ऐसी शुरू हो गई थी क्योंकि जो बेकेट है वो फ्रांस में जाके वो जो रेबल्स हैं उनको उकसा रहा था कि वो हेनरी को ऊपर हमला करे या हेनरी को कुछ परेशान करे। तो हेनरी के लिए दिक्कत शुरू हो रही थी। तो हेनरी ने कहा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, इसको मैं फिर से वापस बुला देता हूँ और ये जो कानून है मैं इसको वापस लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ समझौता हुआ, तो आर्क बिशप तैयार हो गया, बेकेट आने को तैयार हो गया। और बेकेट जब आ गया था तो फिर बेकेट ने क्या किया, जैसे ही वो पहुंचा इंग्लैंड में, उसने अपने जो उसका एनिमीज थे, एक्लेस्टर एनिमी, यानी उसके कुछ पादरी दुश्मन थे जैसे आर्क बिशप ऑफ योर्क, उसको उसने बेकेट ने आर्क बिशप ऑफ योर्क को उसने एक्सकम्युनिकेट कर दिया। एक्सकम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, उसको उसने एक्सकम्युनिकेट एक मिडीवेल टर्म है, इसमें कहने का मतलब ये है, उसको उसने धर्म से बाहर कर दिया, धर्म से बाहर निकाल दिया इस व्यक्ति को। तो फिर हेनरी को लगा ये यार, ये बार बार मेरे साथ ऐसे काम क्यों कर रहा है, ये क्यों इसने ऐसे फैसला लिया, मेरे से बिना पूछे इसने क्यों आर्क बिशप ऑफ यॉर्क को एक्सकम्युनिकेट किया। तो हेनरी ने कहा बस बहुत हो गया। उसने कहा, गुस्से में उसने अपने दरबार में कहा हेनरी सेकंड ने कि कोई है व्यक्ति जो मेरे को इस व्यक्ति से छुटकारा दिखाएगा, दिलाएगा।
इसने ये हेनरी सेकंड ने ये कोर्ट में कहा अपने, उसने इंग्लिश में कहा, विल नो वन रीड मी ऑफ दिस ट्रबल्सम प्रीस्ट। ये उसने किसके बारे में कहा? बेकेट के बारे में। बेकेट के बारे में हेनरी सेकंड ने ये कहा। ठीक है, अब ये हो गया। तो जो उस दरबार में कुछ नाइट थे यानी कुछ योद्धा थे, उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया और उन्होंने कहा, उन्होंने ये समझा कि जो राजा है हमसे ये मांग कर रहा है कि कोई है जो मेरे को इस प्रीस्ट से छुटकारा दिलाएगा, यानी कोई है मुझे जो इस प्रीस्ट से मुझे छुटकारा दिलाएगा, इस प्रीस्ट को मेरी ज़िंदगी से बाहर कर देगा, जो कभी मैं इसके बारे में ना सुनूं। तो ये जो 4 नाइट है, इन्होंने अब उन्होंने प्लान बना दिया कि हमको कुछ करना पड़ेगा, राजा ने कह दिया तो अब हमको कुछ ना कुछ राजा की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहे, ये जो 4 नाइट है ये चले गए वहाँ पर जहाँ कैंटरबरी है, जहाँ पर ये था आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी का जहाँ पर निवास था, वहाँ पर चले गए। तो इन्होंने आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के लिए कहा कि चलो तुम मेरे साथ, हमारे साथ चलो और राजा के पास चलो, राजा के दरबार में। तो जो बेकेट है उसने आने से मना कर दिया। तो फिर ये जो नाइट है ये चले गए, सोने चले गए, रात का समय था। फिर सुबह हुई, सुबह फिर ये गए उसके पास, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बेकेट के पास, और कहा कि चलो हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा फिर मैं नहीं आ रहा। तो इन्होंने फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की, और जब ज़बरदस्ती कर रहे थे तो उन्होंने इसके साथ मारपीट की और इसकी बेकेट की मौत हो गई, बेकेट की मौत हो गई। अब पहली चीज़ है कि क्या ये हेनरी सेकंड चाहता था कि बेकेट की मौत हो जाए? नहीं चाहता था वो। हेनरी सेकंड ने गुस्से में कहा था कि कोई है व्यक्ति जो मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दिला दे, ये उसने गुस्से में कहा था। और वो नहीं चाहता था कि इसकी मृत्यु हो जाए, और उसको देखेंगे हम क्यों नहीं चाहता था। लेकिन उसके जो नाइट थे हेनरी सेकंड के, उन्होंने बेकेट की हत्या कर ली। और जैसे बेकेट की हत्या हो गई वैसे ही वो शहीद बन गया, तो पूरे क्रिश्चियन समाज के लिए वो शहीद हो गया। जो क्लेर्जी वर्ग के लिए वो शहीद हो गया, बेकेट धर्म के लिए उसने अपनी जान त्याग दी। ये बात चलाई जा रही थी बेकेट के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ कि हेनरी की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में पहुंच चुका था हेनरी सेकंड। क्यों हुई थी गंभीर सिचुएशन? जो पोप था उस समय, पोप से मांग की जाने वाली थी कि जो हेनरी सेकंड है उसको एक्सकम्युनिकेट किया जाए, एक्सकम्युनिकेट किया जाए हेनरी सेकंड को, क्योंकि उसने अपने ही आर्क बिशप की हत्या की है। तो ये भी मांग की जा रही थी कि हेनरी सेकंड को एक्सकम्युनिकेट किया जाए, या और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लड़ाई भी होने वाली थी हेनरी सेकंड के खिलाफ, जो लड़ाई भी शुरू होने वाली थी, ये तक नौबत आ गई थी। लेकिन जो पोप था उसने दिमाग से काम लिया, उसने क्या किया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। उसने राजा से कहा, हेनरी सेकंड से कहा कि मैं तुमको एक्सकम्युनिकेट नहीं करूँगा, लेकिन तुमको कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि तुमने जो पाप किया है तुमको उसकी पाप की भरपाई करनी पड़ेगी। और पाप की भरपाई कैसे करोगे तुमको कुछ देना पड़ेगा, दान, कुछ दान देना पड़ेगा, यानी कि तुमको कुछ इस तरह से काम करने पड़ेंगे जिससे तुम्हारा जो पाप है वो भरपाई हो जाए उसकी। उसने पहली शपथ ये ली कि मैं, जो उस समय क्रूसेड चला था, क्रूसेड में उसने अपने 200 योद्धाओं को भेजने की उसने शपथ ली थी, और ये जो योद्धा ये होली लैंड में मुस्लिमों के खिलाफ क्रूसेड में जाएंगे। दूसरा उसने ये कहा कि जो कैंटरबरी के चर्च है उसकी सारी प्रॉपर्टी कैंटरबरी के चर्च को लौटा दी जाएगी। उसने ये भी कहा एक खास बात कि उसने उसने ये शपथ ली कि वो चर्च के मामले में दखल नहीं देगा, चर्च के मामले में दखल नहीं देगा, यानी कि ये कोर्ट, जो चर्च की कोर्ट है इक्लेसिया कोर्ट, इसमें चर्च के मामले इसी में जाएंगे और हेनरी सेकंड कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि जो क्लेरजी है उसका जो फैसले है, जो भी कोर्ट केस है वो एक्लेसिया कोर्ट ही सुनाएगा। तो हेनरी सेकंड ने कहा ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ये भी। तो यानी वो चर्च के मामले में दखल नहीं देगा हेनरी सेकंड। ये सब चीज़ें जब हो गई थी तो तब जाके हेनरी सेकंड की थोड़ा सिचुएशन सुधरी उसकी। और बेकेट की बात की जाए तो बेकेट को आज भी उसको शहीद माना जाता है, कैथोलिक धर्म के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर की है। हालांकि जो बेकेट की मौत है वो अनजाने में हुई हो गई थी, क्योंकि वो बेकेट जाने से मना कर रहा था और राजा के पास। तो नाइट, जो 4 नाइट थे उन्होंने फिर उसके ऊपर हमला किया और मौत हो गई। ये अनजाने में हुआ है और जज्बात में हुई है घटना। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इतिहास है तो इतिहास में अब बेकेट को एक शहीद के रूप में बताया जाता है। तो ये कुछ घटना हुई थी।